स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। लास्ट टर्म पर हमने आपको बताया था कि जो प्रेशर लॉस होता है वो किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। प्रेशर लॉस जो दो चीज़ों के कारण होता है, एक तो फ्रिक्शन के कारण होता है और दूसरा जो फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है उसके अंदर डायनेमिक लॉसेस होते हैं उनके कारण होता है। तो जो फ्रिक्शन के कारण जो प्रेशर लॉस होता है उसको निकालने के लिए दो इक्वेशंस हमने बताई थी इसमें, एक इक्वेशन बताई थी जिसको हम डार्सीज फार्मूला या फैनिंग इक्वेशन बोलते हैं। तो जो प्रेशर लॉस की वो इक्वेशन थी, याद करिए, वो थी वो एफ एल रो वी स्क्वायर अपान होल अपान 2h, जहाँ पर h बोलते थे हम, h जो था वो हाइड्रोलिक मीन डायमीटर या हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कहलाता था। और उसको हम उसका एक दूसरा फार्मूला होता है निकालने का कि हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकालने का जो फार्मूला था वो था एक क्रॉस सेक्शनल एरिया अपान वेटेड पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो वही चीज़ आपको दिखाई पड़ रही है यहाँ पर कि जो सर्कुलर है, सर्कुलर के लिए जो है वो एरिया अपान पेरीमीटर, तो एरिया की जो वैल्यू है वो हो जाएगी पाई/4 d स्क्वायर अपान पाई डी, पेरीमीटर हो जाएगा पाई डी, और जब इसको सॉल्व करेंगे d से कट जाएगा तो d/4 आ जाएगा। यहाँ पर पाई से पाई कट जाता है। रेक्टेंगुलर के लिए इसे आप देख लीजिए यहाँ पर, तो जो एरिया हो जाता है वो a/b, जहाँ पर लेंथ हमने a मानी है और b ब्रेड्थ मानी है, और उसका पेरीमीटर जो हो जाएगा वो 2 टाइम्स a + b के बराबर हो जाएगा। उसी में एक टर्म याद करिए f था, जिसको हम बोल रहे थे वहाँ पर डायमेंशनलेस फ्रिक्शन फैक्टर। तो जो डायमेंशनलेस फ्रिक्शन फैक्टर होता है वो लैमिनार फ्लो के लिए अलग फार्मूले से निकालते हैं और टर्बुलेंट फ्लो के लिए हम अलग फार्मूले से निकालते हैं। जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर कि जो लैमिनार फ्लो है उसके लिए जो फार्मूला होता है वो 64/RL, और जो टर्बुलेंट फ्लो होता है उसके लिए जो फार्मूला होता है 0.3164/Rn⁴। तो ये अलग अलग लैमिनार फ्लो आप सभी लोगों को पता है। जब रेनॉल्ड नंबर, जहाँ Rn क्या है ये आपको पता है, रेनॉल्ड नंबर है ये ρ/Vd/μ। सॉल्व करते सबको पता ही है, आप लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पहले पढ़ रखा होगा। तो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू अगर 2000 से कम आती है तो जो फ्लो होता है वो लैमिनार या विस्कस माना जाता है, और अगर 4000 से ज़्यादा आती है तो यही जो फ्लो होता है वो टर्बुलेंट माना जाता है। हम इससे पता कर लेते हैं कि फ़्लो टर्बुलेंट है या लैमिनार है। और अगर इसके बीच में आती है, कहने का मतलब 2000 और 4000 के बीच में अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू आ रही है तो वो जो फ्लो होता है वो प्रेडिक्टेबल नहीं होता, वो अनप्रेडिक्टेबल की रेंज में रख दिया जाता है। तो जो F की वैल्यू है वो आपने देखा कि F की वैल्यू दो फार्मूले से निकल रही थी, लैमिनार के लिए और टर्बुलेंट के लिए अलग अलग फार्मूले थे। ये जो वैल्यू है आप डायरेक्ट मूडी चार्ट से भी निकाल सकते हैं, मूडी चार्ट में भी आपको मिल जाएगा। मूडी चार्ट अभी हम आपको दिखा भी देते हैं किस तरीके का होता है। तो उसके लिए जो फार्मूला होता है, देखिए ये F निकालने का, रफ पाइप्स जो होती हैं या डक्ट जो होती हैं उनका जो फ्रिक्शन फैक्टर F निकालना होता है वो कैसे निकाला जाता है, उसका फार्मूला ये दिया हुआ है 1 होल अपान बड़े ब्रैकेट के अंदर 1.74 माइनस 2 टाइम्स log 2E अपान कैपिटल D मतलब डायमीटर ऑफ डक्ट, और E क्या है वो एब्सोल्यूट रफनेस कहलाती है। एब्सोल्यूट रफनेस जो है ये आपको मिल जाएगी E/D होता है, इसको बोलते हैं रफनेस फैक्टर, इसको रफनेस फैक्टर कहा जाता है पूरे का होल स्क्वायर, है ना। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। और लेकिन ये होता क्या है कि अगर आपके पास मूडी चार्ट है, मूडी चार्ट, तो वहाँ पर आप रेनॉल्ड नंबर और E/D दोनों चीज़ें पता करके आप डायरेक्ट वहाँ से आप F निकाल सकते हैं। मूडी चार्ट इंपॉर्टेंट होता है। मूडी चार्ट दिखा देते हैं किस तरीके का बना होता है। ये जो आप फिगर में देख रहे हैं, इस फिगर में ये जो है मूडी चार्ट है। अब मूडी चार्ट में ज़रा देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए ये रेनॉल्ड नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पर इस डायरेक्शन में। देखिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है ये, अगर देखें इसको एक्स एक्सिस बोलें तो इस एक्सिस के अलॉन्ग जो है रेनॉल्ड नंबर्स दिए हुए हैं, और रिलेटिव रफनेस यहाँ पर दी हुई है, ये रफनेस की वैल्यू है, रफनेस बता रहे थे आपको। और स्मूथ पाइप के लिए देखिए E/D की वैल्यू अलग अलग वैल्यूज़ है E/D की, है ना। यहाँ पर ये E/D की वैल्यू हो गई। ये कंप्लीट टर्बुलेंस रफ पाइप के लिए वैल्यू यहाँ पर ये रीजन आ रहा है, ये ट्रांजिशन जोन है, और ये लैमिनार फ्लो के लिए है,
इधर वाला। और यहाँ पर जो है ये जो E/D की वैल्यू है उसको और रेनॉल्ड नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग आप यहाँ से रफनेस फैक्टर जो होगा ये यहाँ पर दिया हुआ होता है, ये सॉरी फ्रिक्शनल फैक्टर। तो फ्रिक्शनल फैक्टर यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि ये कैसे क्या कितना आएगा। तो ये वैल्यू अगर आपको E/D की वैल्यू जो है इससे पता हो जाएगी, E/D की वैल्यू पता है तो आप यहाँ पर उसके अलॉन्ग पहुँच जाइए, उस वाले कर्व के अलॉन्ग, और रेनॉल्ड नंबर और जहाँ पर दोनों जो है कट करता है उसके अलॉन्ग पढ़ लीजिए आप यहाँ से कि फ्रिक्शन फैक्टर की क्या वैल्यू होगी, F की जो वैल्यू होगी यहाँ पर आप निकाल के रख सकते हैं। अब टर्म इक्विवेलेंट डायमीटर, ये आपने निकालना पहले भी सीखा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में, फिर भी लेकिन यहाँ ज़रूरत है उसकी, तो हम बताएंगे आपको कि कैसे इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो जो इक्विवेलेंट डायमीटर सर्कुलर डक्ट या रेक्टेंगुलर डक्ट का है वो कैसे निकाला जाता है, उसमें हम दो केसेस लेकर के यहाँ पर पहला केस जो ले रहे हैं देखिए, ये कह रहा है कि जब व्हेन क्वांटिटी ऑफ एयर जो है वो क्यूब मीटर क्यूब पर सेकेंड पासिंग थ्रू द रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर डक्ट, तो इससे अगर कह रहा है कि जब दोनों में हम जो है जो वॉल्यूम फ्लो रेट है वो दोनों में सेम लेकर के चल रहे हैं, है ना। तो ये वॉल्यूम फ्लो रेट ही है, अगर ये क्वांटिटी हम वॉल्यूम फ्लो रेट के हिसाब से लेकर के चलें तो सर्कुलर में और रेक्टेंगुलर में सेम मान के चल रहे हैं, तो उस केस में हम ये बोल रहे हैं कि अगर ये भी मान के चल रहे हैं कि जो प्रेशर लॉस पर यूनिट लेंथ है वो भी क्या है, दोनों साइड दोनों डक्ट में क्या होगा वो सेम होगा। तो फार्मूला जो आएगा यहाँ पर F रो अपॉन 2H, और ये जो है V स्क्वायर की जगह हमने यहाँ पर लिख दिया, ये यहाँ पर आप जानते हैं ये क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम फ्लो रेट उसका होल स्क्वायर आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो वॉल्यूम फ्लो रेट अपॉन ये एरिया ये इक्विवेलेंट एरिया हो जाए, या ये रेक्टेंगुलर का एरिया हो गया, और ये जो हो गया ये वॉल्यूम फ्लो रेट दोनों में कांस्टेंट हम मान के चल रहे हैं, और ये एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्शन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन है, दोनों का आ गया है। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, A इंटू V होता है, तो V बराबर क्या हो जाएगा Q/A, यहाँ पर आ गया। तो दोनों के लिए हमने यहाँ पर ये देख लीजिए ये कि जब हम लॉसेस सेम मान के चल रहे हैं, लॉस पर यूनिट लेंथ ये मान के चल रहे हैं, तो ये जो है इक्वेशन जो आई आपकी फैनिंग इक्वेशन, उसी से हमने यहाँ पर इसको लिया, और उसके बाद फिर देखिए ये यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया, ये FA एयर ही है दोनों तरफ जो फ्लो कर रही है, और F हमने मान के चला था कि ये F की वैल्यू भी सेम है, कट गया। और यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा AR/PR, और ये हो जाएगा AC/PC, और ये हो जाएगा AR² और ये हो जाएगा AC²। अब ये जो आया यहाँ पर AR/PR, ये क्या होता है, HR की वैल्यू हो गई, आपको पता है एरिया और वेटेड पेरीमीटर, एरिया अपान वेटेड पेरीमीटर और एरिया अपान वेटेड पेरीमीटर HC के लिए, ये सर्कुलर सेक्शन के लिए। सॉल्व करेंगे इसको, और फिर से PR ऊपर चला गया, इसमें PC ऊपर चला गया, और AR³ हो गया, ये AC³ हो गया। अब हम यहाँ पर P एरिया और ये पेरीमीटर इसकी वैल्यू रख देंगे, तो जो रेक्टेंगुलर के लिए जो पेरीमीटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स A+B, और एरिया जो हो जाएगा वो AB का होल क्यूब हो जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा यहाँ पर, ये सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पर ये आ जाएगा, और ये सर्कुलर के लिए जो पेरीमीटर हो जाएगा वो πD, और एरिया जो हो जाएगा वो π/4D² इसका होल क्यूब। जब इसको दोनों को सॉल्व करेंगे तो डायमीटर बराबर जो हो जाएगा वो सर्कुलर का जो डायमीटर हो जाएगा वो इक्विवेलेंट टू वो इस वैल्यू के हो जाएगा फॉर रेक्टेंगुलर डक्ट। ये क्या हो जाती है, क्या आती है सॉल्व करने पर 1.265 A³ अपॉन AB की होल टू द पावर 1/5। अब इसी तरीके से हम दूसरा केस लेंगे। कहता क्या है कि जब दोनों डक्ट में जो यहाँ पर वेलोसिटी जो है दोनों डक्ट में क्या है, सेम है। पिछले वाले केस में जो हमने लिया था वो वॉल्यूम फ्लो रेट सेम माना था। अब की वाले में जो हम ले रहे हैं वो दोनों डक्ट में जो वेलोसिटी है वो सेम मान के चल रहे हैं कि जो एयर है वो
सेम वेलोसिटी से दोनों डक्ट में फ्लो कर रही है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, फिर से वही पैनिक इक्वेशन लगाते हैं यहाँ पर, एफ रो ए वी स्क्वायर अपान 2HR और एफ रो ए वी स्क्वायर अपान 2HC। तो v जो है ये दोनों में सेम है, वेलोसिटी दोनों में सेम है, तो यहाँ से और ये क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर HR बराबर, और ये सब f और रो ए दोनों में सेम है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, HR और HC की जो वैल्यू होगी वो सेम हो जाएगी। तो जब यहाँ पर HR की वैल्यू जो आ जाएगी वो AB अपान 2AB 2A प्लस B, और HC की जो वैल्यू हो जाएगी वही HR की वैल्यू हो जाएगी क्या, एरिया अपान पेरीमीटर, ये रेक्टेंगुलर के लिए, और सर्कुलर के लिए भी उसी तरीके से एरिया अपान पेरीमीटर। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फॉर जो इक्वेशन आ जाएगी वो D इज इक्वल टू 2AB अपान A प्लस B के बराबर आ जाएगी। आइए इससे संबंधित एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लें तब आगे बढ़ते हैं। कहता क्या है, कंप्यूट द प्रेशर ड्रॉप इन 15 मीटर ऑफ स्ट्रेट सर्कुलर डक्ट मेटल डक्ट, ठीक है, शीट मेटल डक्ट 300 millimeter in diameter when the flow rate of 20 degrees Celsius air is 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ पर देखो आपको प्रेशर ड्रॉप निकालना है, तो लेंथ दी हुई है, इसमें ये दी हुई है 15 मीटर, और यहाँ पर स्ट्रेट डक्ट है, इसका डायमीटर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 300 मिलीमीटर, और फ्लो रेट जो दिया हुआ है वो 0.5 मीटर क्यूब पर सेकंड दिया। हम सबसे पहले जो फ्लो रेट दिया हुआ है इससे हम वेलोसिटी पता कर लेंगे, तो v इज इक्वल टू क्या होता है, q अपान a एरिया, तो यहाँ से हम v इज इक्वल टू q की वैल्यू 0.5 दी हुई है ये, और एरिया पाई d स्क्वायर अपान 4, तो d डायमीटर के जो यहाँ पर जो डायमीटर दिया हुआ 300 मिलीमीटर दिया हुआ, हम उसको मीटर में बनाएंगे तो 0.3 हो जाएगा, 0.3 का होल स्क्वायर अपान 4। सॉल्व करने पे जो वैल्यू आती है 7.07 मीटर पर सेकेंड आ जाती है। ये टेबल 6.2 जो दिया हुआ है, जिस बुक में था वहाँ से टेबल 6.2 लिया गया है सेट। यहाँ जो वैल्यू है वो आ जाएगी 20 डिग्री सेल्सियस पर। हम यहाँ से निकाल लेंगे कि म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी। म्यू की जो वैल्यू हो जाएगी, इसमें अलग अलग टेबल दी हुई है, इसमें जो 20 डिग्री सेल्सियस पर जो म्यू की वैल्यू होती है वो 18.178 ये यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है, ठीक है, इतने म्यू PAS पास्कल सेकेंड, और यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है रो इज इक्वल टू 1.2041 kg पर मीटर क्यूब। तो ये हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पर म्यू की, रो की, वी की। तो रो VD अपान म्यू होता है फार्मूला रेनॉल्ड नंबर निकालने का, तो यहाँ से हम रेनॉल्ड नंबर निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमने रेनॉल्ड नंबर निकाला, तो जो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू आई वो आ गई, सारे वैल्यू रखने पर रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू आई वो आ गई यहाँ से 1,40,500। तो जो है यहाँ पर आप जाहिर सी बात है रेनॉल्ड नंबर की बहुत ज़्यादा वैल्यू आ रही है, फ्लो टर्बुलेंट होगा ही होगा। तो यहाँ पर हम अब जो शीट मेटल के लिए है ये रफनेस की वैल्यू इतनी होती है, हम टेबल से देखेंगे, ये टेबल दी हुई होती है आपकी बुक में होंगी यहाँ पर, और उसके लिए जो रफनेस फैक्टर होगा वो ये होगा। तो यहाँ से जो रफनेस दी हुई है और रफनेस फैक्टर यहाँ पर, ये रफनेस फैक्टर यहाँ पर आपको मिल गया, तो रिलेटिव रफनेस यहाँ पर ये मिल गया। तो रिलेटिव रफनेस जब यहाँ से मिल जाएगा तो अब आप मूडी चार्ट में आ जाइए। तो मूडी चार्ट में आप जब आएंगे तो वहाँ पर रिलेटिव रफनेस, और ये इस तरीके से आप एप्सिलॉन बाई डी, यहाँ एप्सिलॉन बाई डी कहा जा रहा है, कहीं कहीं एप्सिलॉन बाई डी के नाम से दिया होता है, कहीं कहीं ई बाई डी के नाम से दिया होता है। ये चीज़ ई के नाम से भी जानी जाती है, चाहे एप्सिलॉन बोलिए चाहे ई बोलिए, अलग अलग बुक में थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी अलग अलग होती है। तो वहाँ से एफ़ की वैल्यू आपने निकाला, यहाँ से डायरेक्ट आपने जो फ्रिक्शन फैक्टर है वहाँ से आपने देख लिया मूडी चार्ट से, और फिर प्रेशर ड्रॉप का फार्मूला यहाँ पर यूज़ करके डायरेक्ट आपने प्रेशर ड्रॉप निकाल लिया। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रेशर ड्रॉप आ गया। तो इस तरीके से प्रेशर ड्रॉप निकाला जा सकता है, आसान है।
तो अभी तक जो हमने आपको बताया कि जो प्रेशर लॉस होता है वो फ्रिक्शन के कारण किस तरीके से निकालेंगे, तो उसके अलावा जो होता है दूसरे तरीके से प्रेशर लॉस, और भी प्रेशर लॉस निकालने के लिए तरीका होता है कि फ्रिक्शन के अलावा जो दूसरा होता है फ्लो के कारण। तो जो फ्लो के कारण होता है उसमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। जैसे फिटिंग्स अगर यहाँ पर यूज़ हो रही हैं कि अगर एनलार्जमेंट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शंस हो रहा है, एल्बो लगाए जा रहे हैं, ब्रांचेज है, डैम्पर्स है, और फिल्टर्स यूज़ हो रहे हैं, रजिस्टर्स यूज़ हो रहे हैं, तो उस केस में जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। कुछ केसेस हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से यूज़ होता है कि अगर मान लीजिए कि जो फ्लो हो रहा है वो कन्वर्जिंग डक्ट सिस्टम के थ्रू हो रहा है, तो कैसे उसको हम निकालेंगे। तो उसमें जो फार्मूला होता है जो प्रेशर लॉस का, वो होता है FL/D V² ρ/2। ये वाला जो टर्म है वो ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, फ्रिक्शन, लेंथ, डायमीटर, और ये वाला जो होता है ये वेरिएबल होता है इस केस में। तो ये फिक्स हो जाएगा अगर ज्योमेट्री सेट है तो उसकी ये चीज़ वेरिएबल हो जाता है। और इस केस में अगर हम जो बर्नौलीज़ इक्वेशन लगाते हैं तो उस केस में जो प्रेशर ड्रॉप यहाँ पर हम निकालते हैं वो आता है V1² ρ/2 A1/A2 का होल स्क्वायर -1, ये तो ब्रैकेट में P1 - P2 ये चीज़ आ जाती है। ये आ जाती है 1 और 2 स्टेट के लिए। 1 और 2, 1 जो होगा वो एरिया 1 का है, इससे 1 टाइप के सेक्शन का, और 2 टाइप के सेक्शन का जो है ये जो यहाँ पर ये जो छोटा पाइप, पतला वाला पाइप है, इसका एरिया है। ये यहाँ की वेलोसिटी है V1 रो, आपको पता ही है। तो जो प्रेशर डिफरेंस आ रहा है यहाँ से यहाँ तक में, वो हम इस फार्मूले से देते हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं ये फैक्टर ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, वह वेलोसिटी है यहाँ पर। अगर सडन एनलार्जमेंट होता है उस केस में क्या होता है ज़रा देखिए। अब यहाँ पर जो ये वाला केस देख रहे हैं, ये वाला केस जो होगा वो सडन एनलार्जमेंट का केस है। ये यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर डक्ट में फ्लो हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बर्नौली इक्वेशन फिर से अप्लाई करते हैं। P1/ρ + V1²/2 = P2/ρ + V2²/2 + प्रेशर लॉस अपान रो। यहाँ से आया तो यहाँ से जो P लॉस आ जाएगा, फार्मूला ठीक उसी तरीके से पहले वाला निकला हुआ है, वही फार्मूला ऐसे निकाला गया यहाँ पर V1² ρ/2 1 - A2/A1 का होल स्क्वायर इतने पास्कल आया। ठीक है, इस इक्वेशन को कहते हैं बोर्डा कार्नोट इक्वेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, कई बार हो सकता है पहले नाम भी आपने सुन रखा हो इसका, है ना। तो ये जो इक्वेशन होगी वो ऐसे लिखी जाती है, देखिए यहाँ पर P2 - P1 = V1² - V2²/2 रो माइनस P लॉस, है ना। इसको ऐसे लिखा जाएगा। अब इसी तरीके से सडन जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उस केस में क्या होता है, तो सडन कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये थोड़ा सा जो है ये केस चेंज हो जाता है। उस केस में जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन सडन होगा तो देखिए फ्लो इस तरीके से यहाँ से ऐसे फ्लो होता है, ये देखिए ऐसे ये प्रोफाइल बनती है इस तरीके से, है ना। ये जो रीजन होता है ये वैकेंट हो जाता है, छूटा हुआ माना जाता है फ्लो के रिस्पेक्ट में। ये हम इसको ये रेस्ट में मानते हैं इसको यहाँ पर, है ना। यहाँ पर इस तरीके से ये फ्लो के अकॉर्डिंग जो अगर बोले तो उसको ये फ्लो नहीं होता यहाँ पर, मटेरियल तो होता है, फ्लो नहीं होता। तो ये इस तरीके से ये जगह होती है, तो ये ऐसा यहाँ पर आएगा। तो ये ऐसा आया, तो कह रहा है कि अब इसी को अगर हम देखें तो प्रेशर लॉस जो हो जाएगा इस केस में चेंज हो जाता है V2² ρ/2 1/cc - 1 का होल स्क्वायर। हम इस तरीके से देते हैं। cc की जो वैल्यू होती है, देखो यहाँ पर हम सेक्शन 1 मान रहे हैं या 2 मान रहे हैं, 1 मान रहे हैं यहाँ पर। तो cc की वैल्यू कैसे, cc की जो वैल्यू होगी वो निकलेगी यहाँ से A1-/A2, ये cc की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, या V2/V1। आपको पता है ये यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से भी आप समझ सकते हैं इस वैल्यू को। वैसे तो ये वैल्यू जो होती है ये 1/cc -1 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू डायरेक्ट टेबल में दी हुई होती है। अगर A2/A1 का जो रेशियो आप निकाल लेंगे तो ये इसमें टेबल आप देखेंगे तो आपकी बुक में होगी कि अगर A2/A1 का जो रेशियो आपको पता है, या A1-/A2 का रेशियो पता है आपको, इसके अलॉन्ग आपको cc की वैल्यू डायरेक्ट आप मिल जाएगी वहाँ से। तो cc की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या 1/cc -1 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं।
आइए इसी में एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल क्या है? एयर एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस फ्लोइंग विद a velocity of 12 मीटर पर सेकेंड एंटर्स ए सडन एनलार्जमेंट। याद आ गया होगा सडन एनलार्जमेंट का केस, आपको अभी बताया है। वेयर द डक्ट एरिया डबल्स, वहाँ पर एरिया डक्ट का क्या हो जा रहा है? डबल हो जा रहा है। व्हाट इज द इंक्रीज इन स्टैटिक प्रेशर ऑफ एयर एज इट पासेस थ्रू द एनलार्जमेंट। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर क्या करेंगे? सडन एनलार्जमेंट वाला फार्मूला लिखेंगे। सीधे सडन एनलार्जमेंट वाला फार्मूला हमने लिखा है। यहाँ पर फार्मूला लिखने के बाद यहाँ पर सारी वैल्यूज़ हम रख देंगे। सबसे पहले पी लॉस निकाल लीजिए आप। यहाँ पर पी लॉस निकालने का फार्मूला क्या था? देखिए यहाँ सडन एनलार्जमेंट के केस में फार्मूला क्या था? पी लॉस इज इक्वल टू V1 स्क्वायर रो अपॉन 2 1 माइनस A1 बाई A2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर A1 बाई A2 में डबल का कॉन्सेप्ट बता रहा है कि 2 जो होता है वो डबल हो जा रहा है। तो A1 बाई A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, है ना? 1 बाई 2। A1 की वैल्यू अगर 1 मान रहे हैं तो A मान रहे हैं, तो जो एरिया है वो डबल हो जा रहा, तो A2 की वैल्यू 2A हो जाएगी, तो 1 बाई 2 हो जाएगी। तो 1 माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर ये वाला टर्म हो जाएगा इधर का। और इधर वाला जो टर्म होगा V1 स्क्वायर रो अपॉन 2, ये वैल्यू आपको दी हुई है। तो वेलोसिटी दी हुई थी वो क्या है? तो 12 स्क्वायर V1 स्क्वायर, रो की वैल्यू क्या थी एयर के लिए? 1.204 और अपॉन 2 सॉल्व किया हमने। ये 1 माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर हमने बताया आपको कैसे आया। ये सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 21.7 पास्कल। तो ये प्रेशर लॉस आया आपका। प्रेशर लॉस आया, बर्नौली इक्वेशन में फिट करेंगे इसको। बर्नौली इक्वेशन में फिट करेंगे तो P2 माइनस P1 बराबर हो जाएगा V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2 का हो ये इंटू रो माइनस पी लॉस। तो यहाँ पर V1 स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 12 स्क्वायर दी हुई है माइनस 6 स्क्वायर, ये हो जाएगी आपको पता है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 से। तो यहाँ से जो वेलोसिटी हो, क्योंकि एरिया डबल हो गया यहाँ पर, तो वेलोसिटी इसकी जो है आधी हो जाएगी अपॉन 2। रो की वैल्यू 1.204 हम यहाँ एयर के लिए लेकर चल रहे हैं और प्रेशर लॉस हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया। तो जो वैल्यू आई P2 माइनस P1, ये यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 43.3 पास्कल। अगले हमने एक क्वेश्चन और लिया यहाँ से। अब आप देखिए यहाँ पर एक जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है रेक्टेंगुलर डक्ट, एक रेक्टेंगुलर डक्ट है 0.15 मीटर इंटू 0.12 मीटर, ये उसका जो है लेंथ और विड्थ दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर है ये। इज 20 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर लंबा है, एंड कैरीज स्टैंडर्ड एयर एट रेट ऑफ 0.3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो स्टैंडर्ड एयर है तो, और उसका जो वॉल्यूम फ्लो रेट है वो दे रखा है इन्होंने 0.3 मीटर क्यूब पर सेकेंड दे रखा है। कह रहा है फाइंड टोटल प्रेशर रिक्वायर्ड एट द इनलेट टू द डक्ट इन ऑर्डर टू मेंटेन द फ्लो एंड एयर पावर भी पूछ रहा है साथ में। तो यहाँ पर टोटल प्रेशर इनलेट पर कह रहा है कि फ्लो को मेंटेन रखने के लिए डक्ट में कितना होना चाहिए, इसको आपको बताना है। स्मॉल f की वैल्यू देखो यहाँ पर दे रखा है इन्होंने 0.005, और डेंसिटी एयर की जो दे रखा है इन्होंने वो 1.2 kg पर मीटर क्यूब। तो सबसे पहले जो इन्होंने जो डायमेंशन दे रखी है डक्ट की, मतलब लेंथ और विड्थ जो दे रखी है और लंबाई भी दे रखी है, तो सबसे पहले हम इसका जो है वॉल्यूम फ्लो रेट भी दे रखा है, तो हम उससे पहले वेलोसिटी निकालते हैं किस वेलोसिटी से एयर इसके अंदर फ्लो करेगी, है ना। तो जो वेलोसिटी निकालेंगे वो v बराबर क्या हो जाएगा, q बराबर a इंटू वी होता है, तो v बराबर हो जाएगा q अपान ए। q का मतलब फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट, है ना, वॉल्यूम फ्लो रेट अपान एरिया। तो जो वॉल्यूम फ्लो रेट है देखिए यहाँ पर ये वॉल्यूम फ्लो रेट अपान एरिया, तो वॉल्यूम फ्लो रेट की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, हमने वहाँ से उठाई, और ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी 0.3 अपान 0.15 इंटू 0.12 सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 16.67 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास सबसे पहले v की वैल्यू आ गई। v निकाल लिया। अब हम आइए यहाँ से निकालेंगे h की वैल्यू, क्योंकि हमको फार्मूला फ्रिक्शन प्रेशर लॉस का निकालना है। अब यहाँ से जो h की वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, a बाई पी, ये हो जाएगा एरिया अपान वेटेड पेरीमीटर।
तो एरिया की जो वैल्यू हो जाएगी वो ए इंटू बी अपॉन वेटेड पेरीमीटर 2 टाइम्स ए प्लस बी। तो लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, तो लंबाई क्या हो जाएगी 0.15 मीटर में ही दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 0.15 रखा यहाँ पर, 0.12 रखा अपॉन 2 टाइम्स 0.15 प्लस 0.12 सॉल्व करेंगे तो 0.33 यहाँ पर मीटर आ जाएगा ये वैल्यू। फॉर्मूला हमने अप्लाई किया डायरेक्ट, प्रेशर लॉस का जो आ जाता है फार्मूला FL रो ए वी स्क्वायर अपॉन 2HD। फार्मूला में वैल्यू रखो, F की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 0.005, L लेंथ भी दे रखा है उन्होंने 20, रो की वैल्यू भी दे रखा है 1.2, V की वैल्यू आपने अभी ऊपर कैलकुलेट की है, निकाला है आपने 16.67 का होल स्क्वायर, और HD की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर चुके हैं ऊपर 0.033 वो वैल्यू थी। तो ये जो वैल्यू रखा है यहाँ पर सॉल्व करने के बाद यहाँ से जो P लॉस आया वो आपका आ गया 505.25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपके पास P लॉस आ गया। ऐसे ही वेलोसिटी हेड अगर आप निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो जो वेलोसिटी हेड निकालेंगे वो PV से, फार्मूला आप याद करिए कि रो ए वी स्क्वायर अपॉन 2 को आपने PV लिखा था, ये वेलोसिटी हेड कहलाता है। तो रो ए की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है 1.2 दी हुई है, और वेलोसिटी अभी आपने ऊपर सॉल्व किया है वो वैल्यू है वो 16.67, उसका होल स्क्वायर कर दिया अपॉन 2 कर दिया। तो सॉल्व किया तो यहाँ से जो वैल्यू आई वो आ जाती है 166.73 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। ये वेलोसिटी हेड आई यहाँ से, और ऊपर वाला जो प्रेशर आया था वो कितना आया था याद करिए 505.25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब जो है ये दोनों प्रेशर हमको चाहिए, है ना। ये एक तो फ्रिक्शन लॉस को जो है वो कंपनसेट करने के लिए, और वेलोसिटी हेड, है ना, दोनों तो एक्वायर करने के लिए। तो ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा आपको, तब जा कर के आपको टोटल प्रेशर जो रिक्वायर्ड होगा वो मिल जाएगा। तो यहाँ से जो टोटल प्रेशर रिक्वायर्ड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा P, ये P P लॉस है, ये वही फ्रिक्शन के कारण वही समझ लो, या P लॉस बोल दो तो वही PF भी बोल सकते हैं इसको। और ये वेलोसिटी हेड वाला वेलोसिटी, ये उतनी वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए जो प्रेशर आया दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद जो हमारे पास प्रेशर आया 505.25 प्लस ये 166.73 ऊपर निकाला, तो दोनों को जोड़ा तो 671.98 ये हमारे पास वैल्यू आ गई। पावर भी पूछा है क्वेश्चन में, लास्ट में आप देखिए उसमें एयर पावर भी पूछ रहा है, लास्ट वर्ड एयर पावर का ही लिखा हुआ है। तो जो टोटल प्रेशर रिक्वायर्ड है ये PT, ये वाला PT स्मॉल t मान के चलो, तो जो टोटल प्रेशर रिक्वायर्ड है PT और इनटू डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज 0.3 मीटर क्यूब पर सेकंड दिया हुआ था, और टोटल प्रेशर रिक्वायर्ड जो आपको मिला ये वाला मिला टोटल प्रेशर रिक्वायर्ड, और डिस्चार्ज जो मिला 671.98 और ये डिस्चार्ज। तो यहाँ से पावर आपको मिल जाएगी, देखो पावर होगी कैसे आप समझ रहे हो उसको। देखो यहाँ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अगर डिस्चार्ज के बारे में बात करोगे तो ये क्या होता है, तो मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो मीटर क्यूब अपान मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर स्क्वायर से अगर कटेगा तो न्यूटन मीटर हो जाएगा, और अपान सेकंड, तो न्यूटन मीटर अपान सेकंड क्या हो जाएगी, वो किसकी आ गई, पावर की यूनिट आ गई कि नहीं आ गई। वो भाई न्यूटन मीटर किसका हो जाएगा, वर्क डन W/S, तो वर्क डूइंग पर सेकंड क्या हो जाती है, पावर हो जाती है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, चूँकि डिस्चार्ज यहाँ पर रेट दिया हुआ था आपको, वॉल्यूम फ्लो रेट दिया हुआ था, तो यहाँ से आपने प्रेशर में मल्टीप्लाई किया, तो जो आपको पावर चाहिए इस फ्लो को मेंटेन रखने के लिए, मतलब इतने प्रेशर लॉसेस के बाद आपने ये पावर कैलकुलेट कर ली कि आपको इतनी पावर इसमें चाहिए इस फ्लो को मेंटेन करने के लिए। जब फ्रिक्शन वहाँ पर फ्रिक्शन फैक्टर दिया हुआ था आपको 0.005, और उसमें जो है जो वॉल्यूम फ्लो रेट था वो दिया हुआ था, तो ये क्या हो गई, वो 201.6 वाट के बराबर पावर होगी। आपने देखा कि किस तरीके से इसमें सॉल्व करते हैं, प्रेशर लॉस निकालते हैं, और इक्विवेलेंट डायमीटर कैसे निकाला जाता है उसके बारे में भी आपने देखा। तो आज हम समझते हैं कि आपको काफ़ी कुछ इसमें समझ में आ गया होगा, और इस पे डक्ट के बारे में और भी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स होंगे, और भी डिफरेंट केसेस होंगे, आप लोग अपनी बुक में देखिए, पढ़िए, और उससे आपको बहुत सी चीज़ें और भी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और जो बेसिक चीज़ है कैलकुलेशन में, आपने देखा कि यहाँ पर हम
प्रेशर लॉस ही कैलकुलेट करते हैं। और मेन इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है इस यहाँ पर जो पढ़ाने का, वो यही है कि प्रेशर लॉस पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए और उससे आपको पावर पता चल जाएगी कि कितनी पावर होगी एयर को फ्लो कराने के लिए, या एयर को फ्लो कराने के लिए हम कितना किस पावर का जो है यहाँ पर जो है डिवाइस लगाएंगे, फ्लोइंग एयर फ्लोइंग डिवाइस, फ़ैन कह लें या जो भी कह लें हम। तो अब आपको समझ में सारी बातें इसको आ गई होंगी, कॉन्सेप्ट भी बन गया होगा। आज यहीं तक रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट टर्न पर आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।